हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका आर्या और आज मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी। आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो वसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमानकालीन भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके खून में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और तब भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। और 62, 65, 71 में युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र में लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब लोग मर जाते थे, तब लोग मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग लेना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि ये देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी कि वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, कि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। पर एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बहात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो युवा जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारियां थी, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधने रखने की, वही युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मास से अपनी भावनाओं की इमोजी बना रहा है। 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्तियों को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद किसी को अंग दान देकर उसको जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है।
बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है, भारत मेरा है। परंतु एक वैश्विक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। पर बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है, न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच के देखिए कि पेड़, ये पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और इन सब की जो जड़ है वो हमारा है अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाके नारियल फोड़ फोड़ के भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा और इस देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाना, और इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं। और इन बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास। जब तक मेरे विचारों में जब तक कोई युवा मंदिरों में जा जाके नारियल फोड़ फोड़ के भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा और हमारा शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पे उठ जाना और अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे की धर्म जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दरक्षक नहीं बल्कि समाजी शक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान को केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल में कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आकार में चिन्ह चिन्ह पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होती है, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग एन स्टूडेंट, आई बीइंग ए सिंबल डॉट ऑफ दिस मदरलैंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारी रक्षा के लिए उस जवान का और पुलिस प्रशासन का और किसान का और उस हर व्यक्ति का जो अपने काम को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज मैं भारत की बेटी, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला हम सब के दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, ये पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।